हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंट अफेयर्स पर बात करेंगे। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें समसामयिक की जो घटनाक्रम है उसकी बड़ी भूमिका होती है। ज़्यादातर परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कई डायरेक्ट, कई इन मुद्दों से जुड़े हुए इनडायरेक्ट सवाल भी आते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जितने भी करेंट इश्यूज़ हैं उनको सरलतम तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आपके परीक्षा में अगर इनसे सवाल आते हैं तो आप उनको सही कर सकें। और ये एक नया प्रयास है विभिन्न मुद्दों को सरल तरीके से प्रस्तुत करने का। अब चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दें या एसएससी का एग्ज़ाम दें, आपको इन सभी परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आप एक बार इस बोर्ड पर नज़र डालिए। एक नया तरीका है फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के माध्यम से करंट इश्यूज को पढ़ाने का। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। इधर देखिए, हमारा पहला जो करंट अफेयर्स में मुद्दा है ई नेम। आपने सुना होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो ई नेम है, ये एक नया पोर्टल है जिसमें हमारे देश की 1000 कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों तक खरीदारों की पहुंच को बढ़ाना, ताकि किसान अपनी चीज़ों को आसानी से बेच सकें। देश की 1000 मंडियां जब आपस में जुड़ जाएंगी तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि इस पोर्टल के द्वारा किसानों को न केवल कृषि की संरचनात्मक बल्कि संस्थागत सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। कृषि के यही 2 कारक मुख्य होते हैं। और मृदा की जो टेस्टिंग है उसकी सुविधा भी इस पोर्टल के द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा पैकेजिंग और जो मार्केटिंग है उसके गुर भी किसानों को इस जो है ई नेम पोर्टल के द्वारा सिखाया जाएगा। दोस्तों, इस पोर्टल का जो संचालन है वो एक संस्था है SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। इसके द्वारा इसका पूरा संचालन किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ई नेम क्या है और ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और कितनी मंडियों को जोड़ा जाएगा और इसके फायदे वगैरह क्या है। यूपीएससी के मेंस के भावी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप देख पा रहे हैं, एक टाइटल है ऑपरेशन ओलिविया। अभी काफ़ी चर्चा में है ये शब्द। इसका मैं बताता हूँ। ये ओलिव रिडले कछुआ है जो हमारे देश के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। इसके सामूहिक घोंसलों को अरीबाडा कहा जाता है। और हमारा जो इंडियन कोस्टल गार्ड है ICG, उनके द्वारा 1980 से लगातार ये ऑपरेशन इनकी सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। और ओलिव रिडले का नाम हमारी इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बता देता हूँ। इनको IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बड़ी संस्था है, द्वारा इनको रेड डाटा लिस्ट में शामिल भी किया गया है। और जो वन्य जीवों की एक संधि है साइट्स, उसमें भी इस जीव को शामिल किया गया है। तो इस साल ये अभियान हमारे देश में काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है ओलिव रिडले को बचाने के लिए। और इंडियन कोस्टल गार्ड की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुओं को बचाने का एक बड़ा अभियान है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण जीव है। देखिए कितना खूबसूरत जीव है। इस तरह करंट अफेयर पढ़ने से आपको जल्दी याद हो जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। टेरी का एक आयोजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर अभी आयोजित किया गया था। आप जानते हैं इन दिनों हमारी जो थीम है वो सतत विकास की है। पूरी दुनिया ने इसको माना है। तो टेरी का आयोजन था जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल संरक्षण को माना गया था सतत विकास के संदर्भ में। और इस सम्मेलन की थीम थी सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, इट इज़ आवर कॉमन फ्यूचर। इन सब का मैं जो विवरण है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे इन दिनों हमारे चर्चा में। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का मुद्दा संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान का आर्टिकल 311 इन दिनों काफ़ी चर्चा में है।
चूँकि आप जानते हैं ये आर्टिकल सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसी अनुच्छेद में उन्हें हटाने का प्रावधान भी है। तो अभी भारत के एक बड़े अधिकारी को किन्हीं कारणों से सेवा से मुक्त कर दिया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं 311(2)(b) इस अनुच्छेद के तहत किसी भी सिविल सेवा के अधिकारी को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 311 को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो अगला जो करंट अफेयर का मुद्दा है आर्टिकल 244A। मित्रों, यह आर्टिकल हमारे कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वायत्तता की बात करता है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी कुछ बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया था, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 244 किससे संबंधित है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है और हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची भी कहीं न कहीं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। तो दोनों का आपसी जो रिलेशन है वो भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, तो इनको आपको ध्यान से याद कर लेना है। मित्रों, अगला बिंदु भी हमारे संविधान के विशेष पहलू से लिया गया है। आप देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट है अफसफा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अभी हमारे देश के एक राज्य नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए लागू किया गया है। तो ये जो विशेष प्रावधान है ये सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां देता है ताकि किसी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर लागू रह सके, वहाँ सामान्य स्थिति बनाई जा सके। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अफसफा क्या है और ये किस राज्य में लागू किया गया है। तो नागालैंड के अंदर इसको लागू किया गया है। मित्रों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु देख पा रहे हैं ये एक थंडरस्टॉर्म है। इन दिनों इंडियन पेनिनसुला काफ़ी थंडरस्टॉर्म झेला है। तो नया करंट अफेयर ये है, उड़ीसा के बालासोर में नया TRT बनेगा, थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। इससे हमें आने वाले जो चक्रवाती तूफान है और उससे होने वाले नुकसान का आंकलन हम पहले कर पाएंगे। इन पिछले 10 सालों में हमारे देश ने कई सारी आपदा थंडरस्टॉर्म के कारण झेली है। तो भारत ने एक बड़ा निर्णय करते हुए सरकार ने TRT सेंटर उड़ीसा में बनाने का फैसला किया। इससे हमारे दोनों कोस्ट जो हैं उनकी निगरानी और जो भविष्य की सूचनाएं हैं उनका प्रसारण आसानी से हो सकेगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में। मित्रों, अगला महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे रिजर्व बैंक RBI संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन भुगतान या डिजिटल पे के लिए 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन एक सुविधा शुरू की है हेल्पलाइन की। इन दिनों इस कोविड काल में हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है। इसके साथ न केवल साइबर अपराध बढ़े हैं बल्कि बहुत सारी तकनीकी खामियां भी सामने आई है। इसे दूर करने के लिए RBI ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। तो ये एक सीधा सा संदेश है कि हमारे देश में डिजिटल भुगतान बढ़ना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने एक संदेश एक प्रकार से दिया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 24 घंटे की जो हेल्पलाइन है वो किस मुद्दे के लिए शुरू की गई, किसने शुरू की है। तो ये दो बातें RBI के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखना। मित्रों, अगला जो करंट अफेयर है वो नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। आप देख पा रहे हैं कुछ पवन चक्कियाँ यहाँ बनाई गई है। भारत ने बहरीन देश के साथ, ये ध्यान रखिएगा, भारत और बहरीन अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहरीन इस ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी संपन्नता रखता है और भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के खूब सारे सोर्सेज हैं। तो ये भारत की ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संभावना के क्षेत्र में बड़ा कदम है। इंडिया बहरीन के साथ अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा काम करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, अगला मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट को लेकर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोविड की तीसरी लहर के संदर्भ में एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि अब आगे जो कोविड का प्रभाव है वो छोटे बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा। तो उन्होंने 14 साल तक के बच्चों पर अध्ययन किया और ये कहा है कि अगली जो लहर या कोविड का जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ेगा। फरवरी 2021 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें इंडिकेशंस दिए गए थे कि पूरी दुनिया को, विशेषकर भारत के संदर्भ में, अपने बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी इस पूरे माहौल में।
टीनेज और उससे नीचे के जो बच्चे हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। 375 जो मिलियन बच्चे हैं उनके ऊपर इन्होंने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया जो ध्यान रखने वाला है। थैंक यू मित्रों। अगला जो बिंदु है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। हमारे एक महत्वपूर्ण संस्थान DRDO द्वारा अग्नि P मिसाइल का अभी जून के अंदर प्रक्षेपण किया गया है। इसको नाम दिया गया अग्नि प्राइम। इस मिसाइल की विशेषता है ये अपनी श्रेणी की अन्य मिसाइलों की तुलना में काफ़ी छोटी और हल्की है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 2000 किलोमीटर तक है। तो ये जो मिसाइल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय रक्षा तंत्र जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी जून में इसको परीक्षण के बाद ओके साबित किया गया है। तो ये मुद्दा भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है कैच द रेन मिशन। हमारे राष्ट्रीय जल मिशन नेशनल वाटर मिशन द्वारा ये एक अभियान शुरू किया गया है। देश के जिन राज्यों में पानी की कमी है वहाँ एक टैगलाइन देते हुए कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, इस नारे के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना है और पेयजल के स्रोतों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। जहाँ भी बरसात होती है, जब भी बरसात होती है उसके पानी को संग्रहित करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना राष्ट्रीय जल मिशन का एक महत्वपूर्ण ये अभियान है कैच द रेन। तो इसे कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से समसामयिक घटना में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसी भी परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कैच द रेन मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश में शुरू हो चुका है। मित्रों अगला जो करंट अफेयर है वो टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी को लेकर है। अभी 2021 में जारी साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट में भारत को 10वां स्थान दिया गया है। तो इतने बड़े देश में साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में भारत का 10वां स्थान प्राप्त करना कहीं ना कहीं एक निराशाजनक स्थिति है। आप देख रहे हैं लगातार साइबर अपराध के मामले हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो यूपीएससी के मेंस एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में भारत की क्या कंडीशंस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जनता को जागरूक भी करना होगा और हमारे जो सिक्योरिटी के सिस्टम है उसको भी काफ़ी मजबूत बनाना होगा। तो भारत ने साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में दुनिया भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो कोविड के संदर्भ में है। हमारे देश में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रैपिड एक्शन गार्गल टेस्ट की जो अनुमति है उसको सरकार ने दी है ताकि तीसरी लहर का जो सामना है वो करने से अपन बच सकें। तो गार्गल टेस्ट की जो अनुमति है वो छोटे बच्चों के संदर्भ में दी गई है और इसे अपनाने के लिए सुझाव भी दिया गया ताकि हम भविष्य में कोविड संक्रमण को कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें और अपने छोटे बच्चों को बचा सकें। जैसा कि पहली लहर में बुजुर्ग प्रभावित हुए, दूसरी लहर में युवा प्रभावित हुए, तो एक वैश्विक अनुमान लगाया जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा कि तीसरी जो लहर है जो कि संभावित है बच्चों को प्रभावित करेगी। तो बच्चों का गार्गल टेस्ट देश में बढ़े, इसकी जो विशेष तैयारी भारत में की जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपसे पूछा जा सकता है। मित्रों अगला जो करंट अफेयर का मुद्दा है वो हमारे विदेशी संबंधों को लेकर है। भारत और जापान जो कि अच्छे मित्र हैं, आप जानते हैं। तो जापान जो कि देश है, उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। तो जापान भारत को जो कोविड वैक्सीनेशन है उसमें कोल्ड चेन स्टोरेज के लिए मदद करेगा। अब हमारे देश में वैक्सीनेशन का लेवल बढ़ रहा है, प्रयास बढ़ रहे हैं। तो जापान ने मदद पेश की है भारत की कि वह जो वैक्सीनेशन में कोल्ड चेन होती है जिसमें वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है, उसके सारे प्रयास किए जाते हैं। तो जापान भारत की संदर्भ में मदद करेगा। अगला मुद्दा भी विदेशी संबंधों को लेकर है। इंडिया और रशिया भी अच्छे दोस्त हैं। तो हमारे तमिलनाडु के कुडनकुलन में रशिया जो है परमाणु संयंत्र, अगला जो है उसकी 5वां जो परमाणु संयंत्र वहाँ पर कुडनकुलन में स्थापित करेगा। इसके लिए प्रयास तेज हो चुके हैं। इससे भारत और रूस के संबंधों में बेहतरी होगी, बल्कि भारत का जो ऊर्जा का दक्षता वाला पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये दो देश हैं भारत के लिए काफ़ी मददगार हैं। मित्रों अगला जो करंट अफेयर है वो इम्पोर्टेंट है हमारे कृषि के संदर्भ में।
हमारे असम में बर्मीज अंगूर होते हैं, आप जो देख पा रहे हैं इसी तरह के काफ़ी भरे भरे और बड़ी साइज़ के अंगूर होते हैं, बर्मीज अंगूर कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में लेटेकू कहा जाता है। लेटेकू। इनका निर्यात खाड़ी के देशों में लगातार बढ़ रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे देश से कृषि निर्यात बढ़ता है तो इससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी आती है और देश का भी एक बढ़िया जो मैसेज है दूसरे देशों में जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है लेटेकू क्या है और बर्मीज अंगूर इन दिनों क्यों चर्चा में है, कि आपको ध्यान रखना है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो लक्षद्वीप को लेकर के है। हमारे 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो कि कोरल से बना हुआ है, ये चर्चा में इसलिए है, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ लक्षद्वीप है, आपको पता है कोरल से बने हुए द्वीप है, मैंने थोड़ा बड़ा समझाने के लिए बनाया है। अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये बड़ा नुकसान है हमारे द्वीप के संदर्भ में, और कहीं ना कहीं कोरल से बना हुआ है तो खतरा बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे लक्षद्वीप पर काफ़ी बड़ी जो है मात्रा में बढ़ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन दिनों लक्षद्वीप इस बात को लेकर चर्चा में है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये साल 2021 के जनवरी से जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। ये पहला भाग था हमारा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार हम इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अपना उद्देश्य है कि सिविल सर्विसेज से लेकर एसएससी तक के जो एग्ज़ाम हैं, इनके बीच में सब एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो आपको एक अपडेट करंट की लगातार मिलती रहे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।